जय रघुनाथ जी की जय शिव चंडी। कैसे हैं आप सब लोग? आज एक खास विषय पर चर्चा करेंगे और वो चर्चा है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस हमें समझती क्या है। इस बात पर आज हमें विचार करना है। आप जितने भी बंधु इस समय जुड़े हुए हैं उन सब से निवेदन है कि एक बार इस वीडियो को थोड़ा शेयर कर दें ताकि कुछ लोग जब जुड़ जाएंगे तो उनके साथ अपन ये चर्चा कर पाएंगे। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और उसका सहयोगी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसे आरएसएस कहते हैं, इन लोगों ने हमको किस रूप में ले रखा है, किस प्रकार से ये हमारे ऊपर चैलेंज कर रहे हैं, किस तरीके से हमारे ऊपर हमारे साथ हमारी नीतियों जो हमारे महान पूर्वजों द्वारा स्थापित की गई थी उस महान संस्कृति के खिलाफ और हमारी सारी परंपराओं के खिलाफ ये काम करते हैं। और इतना ही नहीं, ये किस तरीके से हमें कुचलने का और दबाने का प्रयास करते हैं, इन पर आज हम चर्चा करेंगे और ये चर्चा बहुत सार्थक होने वाली है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि इसको आगे तक थोड़ा फैलाने का प्रयास करें। 3 विषयों पर यहां चर्चा होगी। पहला विषय जिस पर चर्चा होगी वो है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस आखिर हमें किस रूप में लेती है और या हमसे चाहती क्या है। और दूसरी जो चर्चा है वो चर्चा होगी जो दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पर किसान आए हुए हैं और सरकार उन्हें जो रोकने का प्रयास कर रखी है उस पर हमारी क्या स्थिति होनी चाहिए। और तीसरी जो आगामी चुनाव आने वाले हैं उन चुनावों से पहले हमें किस तरीके से अपनी रणनीति तय करनी चाहिए। इन 3 विषयों पर आज चर्चा होगी। तो सबसे पहले जो हम चर्चा करते हैं वो है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस आखिर हमसे चाहती क्या है या हमें किस रूप में लेती है, आखिर इसका क्या हिसाब किताब है। चलो मैं मुद्दे पर आता हूं। पिछले दिनों 28 जनवरी को क्षत्रिय योग संघ के संस्थापक पूज्य तन सिंह जी की जन्म शताब्दी मनाई गई और उसमें एक विशाल जनसमूह ने दिल्ली के अंदर अपना जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में उपस्थिति दर्ज कराई और बहुत ही प्रभावित रूप से प्रभावशाली ढंग से वहां उपस्थिति दर्ज हुई। और उसका कुछ हल्का फुल्का परिणाम भी देखने को मिला कि राजस्थान के मुख्यमंत्री क्षत्रिय योग संघ के संघ जो संरक्षक महोदय हैं आदरणीय भगवान सिंह जी रॉल साहब सर से मिलने आए, महावीर सिंह जी सरवड़ी साहब से मिले, आरएसएस के कई प्रचारक वगैरह क्षेत्रीय प्रचारक भी हमारे जो क्षत्रिय योग संघ का केंद्रीय कार्यालय है उसमें आए। उसके बाद 4 फरवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर हमारे जो पूर्वोत्तर राज्य के और जो हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण रियासत कोच बिहार के महाराजा अनंत देव नारायण जी के नेतृत्व में जो 20-25 हजार हमारे राजवंशी क्षत्रिय सुदूर पूर्व जिसको हम कहें कूच बिहार से ग्रेटर कूच बिहार यूनियन टेरिटरी की मांग को लेकर यहां आए, जिनका कंधे से कंधा साथ मिलाकर राजस्थान के क्षत्रियों ने भी, उत्तर प्रदेश के क्षत्रियों ने भी और उत्तर प्रदेश के राजभर समुदाय के लोगों ने भी और अनेक समुदायों ने जो क्षत्रिय समाज से संबंध रखते हैं किसी न किसी तरह का जिनका कोई संबंध है, उन सब लोगों ने बढ़ चढ़कर दिल्ली के जंतर मंतर पर अपना शक्ति प्रदर्शन किया। और लग ये रहा था, आज के इस प्रजातंत्र के युग में यह लगता है कि जो शक्ति प्रदर्शन करता है उसका सरकार उसके ऊपर संज्ञान लेती है। हमारे लगातार शक्ति प्रदर्शन के बाद, जैसे 28 जनवरी को बड़ा शक्ति प्रदर्शन था, उसके बाद 4 फरवरी को समग्र भारत के क्षत्रियों का एकजुट होकर शक्ति प्रदर्शन था, उसके बावजूद सरकारों के ऊपर कोई किसी प्रकार की जू नहीं रेंगना, ये एक विचारणीय विषय है। उस दिन 4 फरवरी के दिन एक बड़ी मांग ये रखी गई थी कि जो भारत अभी जो डोमिनियन है भारत का या जो भारत वर्ष है, इस भारत वर्ष में महाराजा जगत दीपेंद्र नारायण बहादुर जिन्होंने कोच बिहार रियासत को भारत में 28 अगस्त 1947 को मर्जर किया था, बाद में 28 अगस्त 1949 को मर्जर किया था, उन महाराजा जगत दीपेंद्र बहादुर को भारत रत्न दिया जाए। ये मांग रखी गई थी 25,000 लोगों से, लेकिन उन्हें ना देकर ऐसे लोगों को भी दिया गया जिनके बारे में किसी ने कोई मांग नहीं रखी। लेकिन ठीक है, उनको दिया, हम उनका बधाई देते हैं। पर क्या आज तक इस क्षत्रिय समुदाय में एक भी व्यक्ति
मैं आज तक समझ नहीं पाया हूं कि ये भारत रत्न देने का इनका क्राइटेरिया क्या है। जिन लोगों को भारत रत्न दिया गया उसमें कई देशद्रोही के आरोप वाले भी हैं। बोफोर्स तोप की दलाली वाले राजीव गांधी को भारत रत्न मिला हुआ है। इस देश में समग्र रूप से धर्म परिवर्तन को अंजाम देने वाली जो एक ईसाई महिला है, जिनको लोग मदर भी लगाते हैं, चलो बुजुर्ग रही, उम्र ज्यादा थी, हम भी मदर कह दें, वो टेरेसा जी को भी भारत रत्न दिया गया और उनसे आज तक वापस भी नहीं लिया गया। जब अब धर्म परिवर्तन एक देखा जाए तो गलत चीज है, लेकिन फिर भी उसको भारत रत्न दिया हुआ है, तो इस हिसाब से जो इनकी भीड़ है भारत रत्न की, उसमें मैं किसी क्षत्रिय को देखने वैसे उचित नहीं समझता, क्योंकि ये भारत रत्न 2-4 अच्छे आदमियों को दिया होगा, लेकिन ज्यादातर ऐसे आदमी हैं कि जिनके साथ कोई क्षत्रिय बैठा हुआ अच्छा भी नहीं लगेगा। पर फिर भी इनसे क्राइटेरिया हम जरूर जानना चाहते हैं। ये क्रिकेटर को देते हैं, सचिन तेंदुलकर जी को दिया, बहुत अच्छी बात है, पर महेंद्र सिंह धोनी को क्यों नहीं दिया, जो 2-2 वर्ल्ड कप लेके आए? कोई जवाब नहीं है इनके पास में। ये यदि राष्ट्रपति को भी देते हैं, डॉक्टर प्रणब मुखर्जी को देते हैं, कांग्रेसी राष्ट्रपति हैं, तो फिर प्रतिभाशाली पाटिल को क्यों नहीं? सिर्फ इतनी सी अयोग्यता कि वो एक क्षत्रिय के घर में छत्राणी के रूप में पैदा हो गई, सिर्फ इतनी सी अयोग्यता मान ली इन्होंने। या फिर यदि ये सोचें कि इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ख्याति वालों को दिया जाए, तो फिर डॉक्टर नगेंद्र सिंह को क्यों नहीं, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष रहे। या फिर यदि ये सोचें कि नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आज वालों को दिया जाए, तो रमन मैगसेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले वाटरमैन राजेंद्र सिंह को क्यों नहीं। यदि ये सोचें कि नहीं, जैसे चौधरी चरण सिंह जी को दिया गया कि अपने समाज के लोगों के लिए, इनको खुश करने के लिए यदि वो प्रधानमंत्री, हालांकि ऑथेंटिक रूप से वो प्रधानमंत्री नहीं थे क्योंकि संसद में विश्वास प्राप्त नहीं कर पाए, उनको संसद का सामना ही नहीं किया, उन्होंने विश्वास मत का सामना भी नहीं किया। यदि उन्हें कांग्रेस के जो एजेंट की तरह उन्होंने काम किया, उस समय इसको भाजपा सरकार, गैर कांग्रेस सरकार को उन्होंने तोड़ने का, उस लिए भी दिया जाए, तो फिर राजा वीपी सिंह को क्यों नहीं, जिन्होंने सामाजिक क्रांति के अग्रदूत हैं। फिर चंद्रशेखर सिंह जी को क्यों नहीं, जिन्होंने इस देश की अर्थव्यवस्था, डूबती हुई अर्थव्यवस्था को बचाया और देश की नाक बचाई। या फिर छोटे से परिवार से बड़ा होने की देने की यदि परंपरा है, तो 3 बीघा के किसान के जमीन के किसान करने वाले भैरव सिंह जी शेखावत साहब को क्यों नहीं। या कोई योगदान की, जैसे आडवाणी जी की बात है, तो फिर विशेष रूप से योगदान करने वाले जसवंत सिंह जी जसौल को क्यों नहीं। और यदि खेलों में ही सब कुछ बात है, तो मेजर ध्यानचंद राजपूत को क्यों नहीं। ये प्रश्न लगातार हैं। तो आखिर ये भारतीय जनता पार्टी चाहती क्या है? आरएसएस इसका सहयोगी संगठन है। अब मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आपका ध्यान खींचना चाह रहा हूं, क्योंकि राजवंशी समुदाय के बहुत से लोग जुड़ चुके हैं। जय शिवचंडी, जय भवानी, जय राजपूताना। अब हम बात करते हैं ग्रेटर कूच बिहार यूनियन टेरिटरी की। ये ग्रेटर कूच बिहार यूनियन टेरिटरी क्षत्रियों को इसलिए नहीं चाहिए कि यहां यूनियन टेरिटरी में कोई विशेष हमको फायदा हो जाएगा। ये इसलिए चाहिए कि जिसे चिकन नेक आप कहते हैं, जो शेष भारत को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है, वो कूच बिहार महाराज भगदत्त के वंशजों का, वो महाराज नर नारायण के वंशजों का, वो महाराज जिनको शुक्ल ध्वज जी कहते हैं, जिन्हें चिल्ला राय जी कहते हैं, उनके वंशजों का जो राज्य है, जिसको कूच बिहार डायनेस्टी भी कहा जाता है, उस कूच बिहार को एक दिन बात उठी थी, किसी ने बताया था कि महाराज भगदत्त तो प्राग ज्योतिषपुर के थे। हाँ भाई, प्राग ज्योतिषपुर के ही थे। उन्हीं के वंशजों ने कूच बिहार की जो रियासत है उसकी स्थापना की थी, और वहां का जो वर्तमान कूच बिहार का राजवंश है वो महाराज भगदत्त का ही वंशज है। कामाख्या का जो शक्तिपीठ है, उस शक्तिपीठ की स्थापना भी महावीर चिल्ला राय जी ने, जिनका सही नाम राजकुमार शुक्ल ध्वज वर्मन था। महाराज शुक्ल ध्वज जो राजकुमार शुक्ल ध्वज हैं, उन चील की तरह, बाज की तरह झपट कर शत्रु पर हमला करते थे, इसलिए उनको चिल्ला राय जी भी कहते हैं। उनके ज्येष्ठ भ्राता थे महाराजा नर नारायण देव, वो उस समय कूच बिहार के महाराजा थे। उन्होंने इसको 15वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी में देश को समर्पित किया, इस महान शक्तिपीठ जिसको हम कामाख्या जी कहते हैं। वहां पर आज समस्या क्या हुई है? ठीक है, इतिहास की बात है, हमसे समझौते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किए। उसने समझौते करके ये बताया कि आप भारत के सम्राट होंगे, महाराज जगत दीपेंद्र नारायण बहादुर को, उनको भी हम छोड़ दें। तो वर्तमान परिस्थिति यह है
कि इस चिकन नेक वाले एरिया को, जिसको ग्रेटर कूच बिहार यूनियन टेरिटरी डिनोटिफाई कराने की बात है, इसकी 170 डिग्री बॉर्डर बांग्लादेश से लगती है और 170 डिग्री बॉर्डर लगने की वजह से वो नदी से आ जाते हैं, वो खेत से आ जाते हैं, वो बिना किसी उसके ट्रेस पास करते हैं और उनका इंट्रूजन होता है हमारे कूच बिहार में। और ये वो कूच बिहार है जो राजमाता गायत्री देवी का पियर है, उनका क्षेत्र है, यहां की वो राजकुमारी थी। इस तरीके से कहीं ना कहीं हमारा इससे सीधा सीधा संबंध स्थापित होता है, क्योंकि महाराजा जगत दीपेंद्र बहादुर की छोटी बहन थी राजमाता गायत्री देवी। अब ऐसी स्थिति में इस 170 डिग्री जो बॉर्डर टच होती है, ये जिनको रोहिंग्या की समस्या इस समय पूरा देश भुगत रहा है, 9 राज्य भुगत रहे हैं, 200 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट भुगत रहे हैं, 300 से ज्यादा तहसील भुगत रही हैं, इसका मुख्य कारण है ये जो 170 डिग्री बॉर्डर लगती है, बांग्लादेश से यहां ट्रेस पास करते हैं और यहां से ट्रेस पास करने के बाद वहां की वर्तमान सरकार इनके फेवर में वोट बढ़ाने के लिए इनको आधार कार्ड जारी कर देती है। पहले मतदाता सूची में नाम डाल देती है, फिर आधार कार्ड जारी करती है। उसके बाद ये कौन बनाता है? ये जो आइडेंटिफिकेशन के हैं, ये लोकल अथॉरिटीज करती हैं, जो कि आजकल जिनको हम कहते हैं, ये जगह जगह खोल रखे हैं, इन्होंने केंद्र खोल रखे हैं और इस तरह के इस केंद्र से जो सरकार के अधीन आती हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अधीन आते हैं, ये बनाने के बाद ये लोग क्या करते हैं, वहां से ट्रेन में बैठते हैं और पूरे देश में फैलते हैं और सारे दिल्ली में रोहिंग्या खूब बैठे हुए हैं। अब ये इतनी बड़ी समस्या को 2021 में तत्कालीन गृह मंत्री, जो वर्तमान में भी गृह मंत्री हैं, माननीय अमित शाह जी को ग्रेटर कूच बिहार के लोगों द्वारा और वहां के महाराज अनंत देव द्वारा, अनंत राय जी द्वारा बताया गया, समझाया गया और वो अच्छी तरह समझे। और अमित शाह जी ने यहां वायदा किया कि महाराज आप हमारा साथ दीजिए, राजवंशी क्षत्रिय समुदाय हमारा साथ दे और हम आपको कूच बिहार यूनियन टेरिटरी देंगे। इस बिना पर उन्होंने महाराज अनंत राय जी से रिक्वेस्ट किया कि आप राज्यसभा में हमारी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चले जाइए और भारतीय जनता पार्टी ने उनको मनोनीत करके राज्यसभा में भेज दिया। वो तैयार हो गए। 2023 में उन्होंने राज्यसभा में सितंबर में शपथ ग्रहण कर ली। अब इस समय ये पूरी समस्या जब जान चुके हैं, पूरा देश जान चुका है कि रोहिंग्याओं की ये समस्या चिकन नेक से निकलकर कूच बिहार में घुसने के बाद वहां पर आज स्थिति ये है, वो लोग वहां की महिलाओं के साथ रेप करते हैं, वहां के खेत की फसल काट ले जाते हैं और फिर नदी में कूदकर वापस बांग्लादेश भाग जाते हैं और चुनाव के टाइम वो वापस आ जाते हैं। और फिर लगातार इस समस्या से भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह परिचित होने के बावजूद, आरएसएस परिचित होने के बावजूद, केवल एक रोड़ा इनको नजर आ रहा है और वो रोड़ा है कि यदि ग्रेटर कूच बिहार बनाया गया तो महाराज अनंत राय यहां के प्रशासक बन जाएंगे, यहां के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। इसलिए चाहे ग्रेटर कूच बिहार रोहिंग्या पूरे देश को बर्बाद कर दें, लेकिन हम यूनियन टेरिटरी नहीं देंगे। अब यह समझ बैठता है इनकी बात, क्योंकि अब अमित शाह जी जैसा व्यक्ति अपने वायदे से मुकर रहा है, बिल्कुल तैयार नहीं हो रहा है, रोहिंग्याओं के साथ खड़ा हो रहा है। हां, मैं कह रहा हूं, रोहिंग्याओं के साथ खड़े हो रहे हैं माननीय गृह मंत्री। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस उनसे क्वेश्चन नहीं कर रही है, उनसे पूछ नहीं रही है कि इस समय आप रोहिंग्याओं के साथ क्यों खड़े हो रहे हैं, क्यों नहीं आप ग्रेटर कूच बिहार को यूनियन टेरिटरी बनाते। यदि ग्रेटर कूच बिहार यूनियन टेरिटरी बनेगी तो इन रोहिंग्याओं की समस्या समाप्त हो जाएगी और यदि इनकी समस्या समाप्त हो जाएगी तो उसका परिणाम यह होगा कि रोहिंग्याओं की समस्या हमेशा हमेशा मिटकर, क्योंकि ग्रेटर कूच बिहार में सेंट्रल फोर्सेज चली जाएंगी और वहां पर प्रशासन इस तरह का होगा, ये घुसपैठ नहीं कर पाएंगे। तो जितना दोषी ममता बनर्जी है रोहिंग्याओं के लिए, उतने ही दोषी अब तो गृह मंत्री भी हैं। और कहीं न कहीं ममता बनर्जी से इस समय गृह मंत्री महोदय की कोई साठगांठ नजर आती है। यदि नहीं है, मान लीजिए हो सकता है, ये हमारा अंदाजा हो, हम ऐसा सोच रहे हो, तो माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन है कि आप एक कमेटी बनाइए और वो असेस करे और जो आप अंदाज लगा रहे हैं या जो आप सोच रहे हैं उसकी सोचने की जरूरत नहीं है। कमेटी से रिपोर्ट मंगाइए कि ये रोहिंग्याज कहां से घुसते हैं और इससे हमारे क्षत्रिय समुदाय को, राजवंशी समुदाय को कितना नुकसान हो रहा है। आपने ये समझा कि ये सिर्फ यहां तक सीमित है राजवंशी समुदाय, तो मैं आपसे बिल्कुल खुले शब्दों में चेतावनी दे देता हूं कि ये खाड़ी से पहाड़ी तक और द्वारका से
थाईलैंड तक, बर्मा तक ये फैला हुआ क्षत्रिय समाज है। और ये सारा की सारा समाज अपने भाई राजवंशी क्षत्रिय समुदाय के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। कोई मतलब ही नहीं है कि यदि उनको अकेला समझकर कोई रौंदने का प्रयास करेगा। और आपने यदि इनको यूनियन टेरिटरी दी तो बदले में आपको पूरे देश का क्षत्रिय समाज का सहानुभूति मिलेगी, उसका समर्थन मिलेगा। यदि आपने इस बात को दबाने का प्रयास किया तो इस बार हम शांत नहीं बैठेंगे। चुनाव से पहले यदि आपने कमेटी नहीं बनाई, नोटिफाई नहीं किया उस एरिया को, और यूनियन टेरिटरी बनाने की दिशा में आपने कोई कमेटी नहीं गठित की, तो हम द्वारका से और कामाख्या तक यात्रा निकालेंगे और एक एक क्षत्रिय समुदाय के व्यक्ति को और उनके सहयोगी सहभागी समाज के लोगों को बिल्कुल अलर्ट करते हिलाते जाएंगे कि आपके साथ, चाहे आप राजस्थान के क्षत्रिय हों, चाहे महाराष्ट्र के क्षत्रिय हों, चाहे उत्तर प्रदेश के क्षत्रिय हों, चाहे आप बंगाल के हों और चाहे असम के हों, आपके साथ वर्तमान सरकार दोहरा और सौतेला व्यवहार कर रही है। एक दुनिया को दिखाने के लिए ममता बनर्जी से ये लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ ये ममता बनर्जी से साठगांठ करके बैठे हैं। जो वो कर रही है वो ये कर रहे हैं। यूनियन टेरिटरी बनाना कोई देश विरोधी काम नहीं है, कोई संविधान विरोधी काम नहीं है, बल्कि संविधान के तहत एक समाधान है। और इस समाधान की ओर वर्तमान सरकार यदि नहीं बढ़ती है तो 23-24 को मैं कूच बिहार जा रहा हूं, जब विश्व के महावीर, वीर शिरोमणि, जिनको शुक्ल ध्वज जी कहते हैं, उन महावीर चलाराय जी का 551वां जन्म दिवस है। और उस 551वें जन्म दिवस, क्षमा करें, 551वें जन्म दिवस पर मैं वहां पहुंचकर उनको श्रद्धांजलि के साथ साथ एक वायदा करूंगा और अपने क्षत्रिय समुदाय से प्रतिज्ञा कराऊंगा कि नो यूटी नो वोट। यदि इन्होंने यूटी नहीं बनाई तो हम वोट ही नहीं डालेंगे। और केवल कूच बिहार तक के क्षत्रियों तक वो बात सीमित नहीं रहेगी। वो प्रतिज्ञा लेकर वहां के महाराजा को हम साथ लेकर ग्रेटर कूच बिहार की मांग को लेकर द्वारका से वो यात्रा शुरू करेंगे। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण की चरण रज लेकर, द्वारका के उस जल को लेकर कामाख्या तक लेकर जाकर, मां कामाख्या जो शक्तिपीठ है वहां तक जाकर सारा जन जागरण करेंगे और वहां उस जन जागरण में ये बात साबित करेंगे, नो यूटी नो वोट। यदि आपने यूनियन टेरिटरी नहीं बनाई, हम किसी को भी वोट नहीं देंगे, हम वोट नहीं डालेंगे, हम बहिष्कार करेंगे। हमारा एक छोटी से राज्य में छोटा सा यूटी हमने मांगा, आपसे दिया नहीं जा रहा, और फिर माफ करना, फिर मांग होगी अखंड भारत की, फिर पूरा भारत चाहिएगा। यदि आपने यूनियन टेरिटरी कूच बिहार नहीं दिया तो फिर संपूर्ण भारत चाहिए, जो हमने आपको मर्जर करते समय दिया था। आज हमारे बच्चों के साथ रेप हो रहे हैं, ये रोहिंग्या रेप करते हैं हमारी बच्चियों के साथ और फिर भाग जाते हैं वापस बांग्लादेश में। ये चुनाव के टाइम आकर मतदाता सूची में नाम डलवाते हैं और ये फसल को काट ले जाते हैं। इतना अन्याय यदि क्षत्रियों के साथ होगा और फिर भी यदि हम अपने हाथों में चूड़ियां पहनकर बैठे रहे तो अपने आप को क्षत्रिय कहलाने का हमें अधिकार नहीं है। इसलिए हम सब इस समस्या पर गहराई से विचार करेंगे और इस विचार करने के बाद मैं भारत सरकार को 24 फरवरी तक का समय देता हूं कि 24 फरवरी तक अपना कोई सकारात्मक निर्णय वो ले ले, वरना 24 फरवरी की शाम महावीर चल्लाराय की भूमि से उनके चरणों में नमन के बाद वहां हम एक बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं। इसलिए आपसे करबद्ध निवेदन है कि संवैधानिक तरीके से चलते हुए ग्रेटर कूच बिहार के मांग को ध्यान में रखते हुए एक कमेटी गठित करके इन सारी समस्याओं पर विचार करके एरिया को डी नोटिफाई करके ग्रेटर कूच बिहार को यूनियन टेरिटरी बनाने की दिशा में कदम बढ़ाएं। ये रहा ग्रेटर कूच बिहार से संबंधित बात। दूसरी बात, बॉर्डर पे चारों तरफ किसान आए हुए हैं। मेरा भारत सरकार से अनुरोध है, किसान हमारे इसी देश के हमारे ही भाई हैं। ये अन्न उगाता है, थोड़ा सा कह सकते हैं कि कोई बड़ा दिमाग नहीं लगाता होगा, लेकिन आप इन सबको खालिस्तानी मत घोषित कीजिए। ये आपकी सुरक्षा एजेंसियों की जिम्मेदारी है। जो खालिस्तानी है उसको भले ही आप गोली मार दीजिए, पर साधारण किसान को आप
कभी देशद्रोही, कभी खालिस्तानी कहकर उसका विरोध मत कीजिए। यदि आप अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों से ये पहचान नहीं सकते कि कौन खालिस्तानी है और कौन किसान है, तो ये आपकी इंटेलिजेंस एजेंसियों पर ही धब्बा है। आप सारे किसानों को गाली नहीं दे सकते। किसान हमारे ही हिस्से हैं, हमारा ही परिवार है, और उनकी जो मांग है वो एमएसपी से संबंधित है, और एमएसपी का मतलब ये है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जबकि मेरी मांग तो इससे भी बड़ी है, और वो ये है कि जो मूल सूचकांक है वो मूल सूचकांक से किसानों की फसल की उपज तय की जानी चाहिए। जैसे डीए बढ़ जाता है 5%, तो ऑटोमेटिक प्रत्येक फसल 5% बढ़नी चाहिए, ताकि ये रोज रोज आंदोलन का झंझट खत्म हो। कई लोग कहते हैं गरीब क्या खाएगा। ओ भाई, गरीब क्या खाएगा? क्या सीधा गरीब गेहूं को, डायरेक्ट गेहूं को ही खाता है क्या? गेहूं यदि गरीब खाता है वहां तक तो ठीक है, पर पार्ले का बिस्किट बनाने वाले को भी तो आप गेहूं इसी भाव लेना चाहते हो। आप पॉपकॉर्न बनाने वाले को भी तो मक्का इसी भाव लेना चाहते हो, जबकि वो 1000 रुपए किलो बेचता है पॉपकॉर्न को। तो जो 1000 रुपए किलो बेचता है उसे तो 200 रुपए किलो दिवा मक्का। फिर आप डायरेक्ट बाई प्रोडक्ट जो बना रहे हैं उनका क्या? सरकार ऐसा करे, सरकार खरीद ले मूल्य सूचकांक के हिसाब से, जैसे सरकार बांट ही रही है फ्री, वो बांटे, क्योंकि सरकार को वोट चाहिए। इस वोट तो लेती है सरकार, और किसानों का ये सस्ता, ये नहीं चलेगा। डीजल बढ़ता है तो किसान के ट्रैक्टर में भी उतने का ही डलता है जितने का आपकी मर्सिडीज में या ऑडी में डलता है। जब कोई किराया बढ़ता है तो किसान के बच्चे को भी वही देना पड़ता है। जब आपको मेडिकल की चीज बढ़ती है, दवाई है, तो वो सबके लिए बराबर होती है। तो मेरा आपसे अनुरोध ये है, किसान के प्रोडक्ट को आप आजाद रहने दीजिए, और उस पर जो खर्चा आता है उसके मुताबिक उसको लाभांश जोड़कर ही कीजिए। और कृषि का जो बीमा है वो खेत का बीमा होना चाहिए, जैसे कार का होता है, पूरे के पूरे एरिया का नहीं, कि एरिया में वर्षा नहीं हुई तो नहीं देंगे। एक एक खेत में भी यदि नुकसान हो जाए तो उस नुकसान की भरपाई करने के लिए प्रॉपर, जैसे मान लीजिए मेरे पास 4 कार हैं, अब एक कार मान लीजिए मेरी दुर्घटनाग्रस्त होती है, रिट्स कार, तो रिट्स कार का बीमा कंपनी मुझे देगी ना। वो ये तो नहीं कह सकती कि नहीं आपकी स्कॉर्पियो एन बहुत अच्छी चल रही है, आपकी किया बहुत अच्छी चल रही है, इसलिए आपको रिट्स का नहीं मिलेगा, ऐसे तो नहीं कह सकती ना वो। तो जिस तरीके से हर गाड़ी का अलग अलग वो है, ऐसे ही मान लीजिए मेरे खेत में, चाहे वो 1379 नंबर का है, 1380 नंबर का खाता है, 741 का है, 40 का है, 39 का है, जिस खाते की या जिस जमीन मेरी बैंडी है उसका मुझे चाहिए, भरापाई चाहिए, क्योंकि मैं उसका प्रीमियम देता हूं। तो जो प्रीमियम दिया है उसी तरीके से हर खेत का भी अलग अलग बीमा खेत को इकाई मानकर किया जाना चाहिए, न कि पूरे एरिया में ओले पड़ेंगे तो 5%, 20%, 10%, ये मजाक बनाना बंद करें। ये चीज जरूरी है। और आरक्षण को किसान के मामले में, किसान होने वाले व्यक्ति को आरक्षण देने की अलग से व्यवस्था करें, ताकि यदि उसका भाई एक टीचर है तो उसको नहीं मिलेगा, लेकिन दूसरा किसान है तो उसको वो किसान आरक्षित और सम्मानजनक लगेगा। बजाय आरक्षण आपने कास्ट पर आधारित कर रखा है, ये इसको व्यवसाय पर आधारित कर दीजिए कि स्वीपर है उसको आरक्षण मिलेगा, हाउसकीपिंग वाले बंधु हैं उनको आरक्षण मिलेगा, ड्राइवर है उनको आरक्षण मिलेगा, किसान है उनको आरक्षण मिलेगा। तब जातीय जहर मिटेगा। आप लोगों ने तो जातीय जहर बोने के परमानेंट इंतजाम कर रखे हैं। चलिए अब तीसरे मुद्दे पर बात करते हैं। अब आ गया है चुनाव। डेढ़ महीने भर बाद में आचार संहिता लग जाएगी। आचार संहिता लगने के बाद अब देखो राम जी का मंदिर तो बन गया और क्रेडिट मिलेगा आपको और अच्छा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अलग अलग समुदायों को अलग अलग तरीके से परेशान करने का विचार ना करें। ये भारत रत्न के लॉलीपॉपों से आप समाज खरीद रहे हो, या किसी समाज के किसी व्यक्ति के विरुद्ध आप कार्रवाई करके ये सोच रहे हो कि दूसरा समाज इससे खुश हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। इस तरह की तुष्टीकरण की नीति पहले कांग्रेस करती थी, आप उनके भी ज्यादा जा रहे हैं। आप प्रॉपर वे में काम कीजिए। एनआईए की जांच जो गई हुई है, भाई सुखदेव सिंह गोगामेडी के जो नृशंस हत्या हुई है उसका आपको कुछ करके दिखाना पड़ेगा। अभी तक आपने रेड कॉर्नर नोटिस जारी नहीं किए हैं। अभी तक केवल उनसे संबंधित लोगों से ही पूछताछ हुई है, घर परिवार के लोगों से। अभी तक
आप रोहित गोदारा को नहीं पकड़ पाए, अभी तक लॉरेंस बिश्नोई का इंटेरोगेशन नहीं हुआ है, यदि हुआ है तो आपने बताया नहीं है। अभी तक वो संपन्न नेहरा है, ना उसका एनकाउंटर हुआ, ना उसका इंटेरोगेशन हुआ, ना उसको कोई नोटिस जारी हुआ। ये आपको कुछ करके दिखाना पड़ेगा, वरना जैसा गोगामेडी में हमने कहा था, जिस दिन उनकी 13वीं थी, पगड़ी रस्म थी, उस दिन कहा था चुनाव से पहले आपको ये करना पड़ेगा, और यदि आप ये नहीं करेंगे तो फिर ये रोष कूच बिहार से पहले से ही नाराजगी है, किसान आपसे नाराज हैं, और ये क्षत्रिय समुदाय भी पूरी तरह से कमर कस लेगा, और उस कमर कसने के बाद फिर आपके पास कोई इलाज नहीं बचेगा। किसी के साथ किसी प्रकार से पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर कोई कार्रवाई ना की जाए, आराम से अपनी सरकार चलाएं, वरना लोगों को सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। जय रघुनाथ जी की जय। छात्र धर्म, जय शिव चंडी। सभी राजवंशी समुदाय के बंधुओं से निवेदन है कि इसको ज्यादा से ज्यादा आप अपने क्षेत्र में शेयर कर लें, ताकि 23-24 को जब आप मिलेंगे तो आपसे वार्तालाप में सुविधा होगी, और मुझे खुशी होगी, मैं वहां आ रहा हूं। आप सबसे मिलकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। जय रघुनाथ जी की जय। शिव चंडी, जय राजपुताना, जय छात्र धर्म। नो यूटी नो वोट, नो यूटी नो वोट। जय महावीर चिल्लाराय जी महाराज को, जगत दीपेंद्र नारायण महाराज को, नर नारायण महाराज को, राजमाता गायत्री देवी को, सबको मेरा बार बार